तो कैसी हो मेरी प्यारी फैमिली। मैं हूं आपका मिस्टर एक्स और आज की जो स्टोरी हमारे सामने आई है वह आज से लगभग 24 से 25 साल पहले की है। यानी उस जमाने की जब ना तो मोबाइल फोन हुआ करते थे, ना इंटरनेट हुआ करता था, न ही इतने आवागमन के साधन हुआ करते थे। और यह स्टोरी है एक ऐसे गांव की जो मध्य प्रदेश के अंदर है। और आज भी अगर आप किसी पुराने जमाने के आदमी से उस गांव के बारे में चर्चा करेंगे तो शायद वह उसकी सच्चाई आपके सामने बता दे। हालांकि उस गांव की सच्चाई काफी सारे सरकारी अफसरों को लग चुकी थी, लेकिन कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि ऐसी चीज धरती पर हो भी सकती है। तो जिसके साथ यह सारी घटना घटी थी वह एक सरकारी कर्मचारी है और अब अपनी जॉब से रिटायर हो चुके हैं। उन्होंने ही हमें यह पूरी स्टोरी बताई है और उनके खुद के साथ यह पूरी अपनी खुद की आप बीती थी, जो वाकई में बहुत ज्यादा डरावनी और खौफनाक है। तो जो भी साथी पहली बार आए हैं वह अंत तक इस स्टोरी के साथ बने रहिए, वरना इस बहुत ही खतरनाक स्टोरी को आप मिस कर देंगे। और स्टोरी पूरी सुनने के बाद ही हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभांकर है और मैं एक रिटायर्ड सरकारी अफसर हूं। ये बात 2001 से 2002 की है, जब गूगल मैप वगैरह नहीं हुआ करते थे। उस समय इतनी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन जितना था ठीक ही था। मैं सरकारी विभाग में जनगणना अधिकारी था और हमारा काम हर साल आबादी का लेखा जोखा रखना होता था। हम गांव-गांव जाते और पता करते कि आखिर उस गांव की आबादी कितनी है। मैं उस समय जवान हुआ करता था और इस शहर में नया नया आया था। पाई पाई जोड़कर मैंने एक साइकिल खरीद ली थी। आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर एक सरकारी अफसर को साइकिल लेने के लिए इतना क्यों करना पड़ा। तो दोस्तों, मेरे 4 बच्चे थे जिनकी पढ़ाई लिखाई मैं काफ़ी अच्छे से करवाना चाहता था, इसलिए मैं और मेरी पत्नी कम में ही गुजारा कर लेते थे। खैर, साइकिल लेने के बाद मेरा काम भी काफ़ी आसान हो गया था। मैं साइकिल से ही आता जाता, जिससे मेरा काफ़ी समय बचता। और इन्हीं सब के दौरान मैं नारायण खेड़ा गांव में जनगणना के लिए गया। दोस्तों, आपको मैं यहाँ एक बात बता दूं तो यह नारायण खेड़ा गांव हैदराबाद का नारायण खेड़ा गांव नहीं है, ये मध्य प्रदेश का नारायण खेड़ा है। खैर, आगे बढ़ते हैं। मैं साइकिल से उस गांव में गया और वहां जाकर मैंने देखा कि जैसे ही मैंने उस गांव के अंदर कदम रखा तो गांव के लोग मुझे बहुत ही अजीब तरह से देख रहे थे, जैसे कि ना जाने उन्होंने भूत देख लिया हो। मुझे उनकी यह नज़र बहुत अजीब लग गई थी, लेकिन फिर मैंने इस ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरा काम यहाँ से जनगणना करके निकल जाना था। मैं वहाँ पर एक घर पर गया और दरवाज़ा खटखटाकर कहा, मैं जनगणना के लिए आया हूँ और कुछ बातें पूछना चाहता हूँ। जिस महिला ने दरवाज़ा खोला था वह मुझे बहुत ही अजीब निगाहों से देख रही थी। उसका मुझे इस तरह से घूरना काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था। वह बस मुझे लगातार घूरती जा रही थी और मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही थी। फिर मैंने दोबारा से उससे यही पूछा। अब इससे पहले कि मैं दोबारा से कुछ बोलता, मुझे पीछे से एक आदमी की आवाज़ आई। वह बोल नहीं सकती, गूंगी है बेचारी। चलिए उसके सवालों का जवाब मैं दे देता हूँ, मुझे इससे भला क्या आपत्ति होती। इसलिए मैंने उसी आदमी से सारे सवाल पूछे और फिर आगे के घर की ओर बढ़ गया। वह गांव ज्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन हर घर में अगर मैं 10-15 मिनट से भी ज्यादा लगाता तो भी एक दिन में वहां की जनगणना पूरी नहीं हो सकती थी। इसलिए शाम होते होते मैं वापस अपने घर के लिए निकल पड़ा। जब मैं उस गांव से निकल रहा था तो उस गांव के बाहर ही मुझे एक बूढ़ा सा आदमी दिखाई दिया। मुझे उस गांव से आता देखकर वह आदमी हैरानी से बोला, यह तुम क्या नारायण खेड़ा गांव से आ रहे हो? यह सुनकर मैंने कहा, हाँ, मैं एक जनगणना अधिकारी हूं और यहां पर उसी काम से आया था। यह सुनकर वह बूढ़ा आदमी हैरानी से बोला, इस गांव की कैसी जनगणना बेटा? इस गांव के सारे लोग तो कुछ महीने पहले ही गायब हो चुके हैं। वहां तो घरों के अलावा कोई जिंदा इंसान है ही नहीं। मैं आज पूरे दिन ही उस गांव के लोगों की जनगणना करता रहा, तो फिर वे सारे लोग गायब कहां हो सकते हैं? यही सोचकर मैं उनसे कुछ बोलने ही वाला था कि तभी मुझे याद आया कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा पागलों से पाला पड़ जाता है
और फिर ऐसे समय में पागलों से बहस नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा, आप सही कह रहे हैं। अच्छा चलिए, अब मैं चलता हूं, बोलकर मैं वहां से चला गया। घर आकर मैंने अपना रजिस्टर रखा और फिर खाना खाकर सो गया। अगले दिन मैं दोबारा से नारायण खेड़ा गांव गया। वहां जाकर जैसे ही मैंने जनगणना करने के लिए रजिस्टर खोला तो मैंने देखा कि पिछले दिन मैंने जो भी लिखा था वह सब गायब हो चुका था। मैंने एक दो बार नहीं बल्कि कई बार पन्ने पलट पलट कर देखे, लेकिन सच में वहां पर कुछ भी लिखा नहीं था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब कैसे हो सकता है। मुझे याद है मैंने कल ही जनगणना की थी और उसके सारे रिकॉर्ड इसी रजिस्टर में लिखे थे। फिर ये कैसे पॉसिबल था? मैं इसी बारे में सोचते हुए रजिस्टर को उथल पुथल करके देख रहा था कि तभी मेरे सामने मौजूद उसी गांव का एक आदमी बोला, क्या हुआ भैया, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? यह सुनकर जब मैंने उस आदमी के चेहरे की ओर देखा तो मैंने पाया कि उसके चेहरे पर एक अजीब सी रहस्यमयी मुस्कान थी। मुझे वहां पर थोड़ा डर लगने लगा था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो पहले दूसरे घर की जनगणना कर ली जाए। इसलिए मैं वहां से चला गया और मैंने दूसरे घर जाकर उनके बारे में जानकारी लेना शुरू किया। दोस्तों, मेरे पास ऐसे कई रजिस्टर थे, इसलिए मुझे लगा कि हो सकता है कि मैंने कल वाला रजिस्टर गलती से घर पर छोड़ दिया हो और यह वाला उठा लिया हो। इसलिए मैं अब इसी में नोट करने लगा। मैंने सोचा कि घर जाकर इन्हें ठीक कर दूंगा। जब मैं यह सब जानकारी ले ही रहा था कि तभी अचानक वहां बारिश शुरू हो गई। यह देखकर उस घर का एक आदमी मुझसे बोला, भाई साहब, बारिश हो रही है और आपके पास छतरी भी नहीं है। आप एक काम कीजिए, घर के अंदर आ जाइए। जब बारिश रुक जाए तो चले जाइएगा। अभी अप्रैल का महीना था और ऐसे महीने में बारिश नहीं आती थी, फिर पता नहीं यहां पर कैसे आ रही थी। लेकिन फिलहाल यह सब सोचने का समय नहीं था, क्योंकि मैं भीग रहा था। इसलिए मैंने उस घर के अंदर शरण लेने में ही अपनी भलाई थी। मैं उस घर के अंदर आ गया और अपने आगे का काम पूरा किया। कुछ ही समय में जब मैंने उस घर के बारे में सब कुछ जान समझ लिया तो मैं रजिस्टर बंद करके अब बारिश रुकने का इंतजार करने लगा। बारिश हो रही थी, इसलिए उन लोगों ने मुझे चाय भी पिलाई। उस चाय का असर पता नहीं कैसा था कि मुझे नींद आने लगी थी। मेरे लिए आंखें खुली रखना मुश्किल हो रहा था और यह देखकर उस आदमी ने मुझसे कहा, आपको तो नींद आ रही है, आप एक काम कीजिए, थोड़ी देर सो जाइए। दोस्तों, मैं ऐसे कैसे किसी अनजान आदमी के घर पर सो सकता था? हालांकि इससे उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरा मन यह करने को नहीं माना और इसलिए मैंने उनसे कहा कि मैं बस हाथ मुंह धो लेना चाहता हूं। उनके घर में अंदर की तरफ एक कुआं था। मैं उस कुएं के पास गया और बाल्टी में रस्सी बांधकर कुएं के अंदर फेंककर पानी निकालने लगा। कुछ ही देर में वह बाल्टी ऊपर की ओर आने लगी और जैसे ही वह बाल्टी पूरी तरह से ऊपर आ गई तो मैं उसके पास गया ताकि उस बाल्टी को बाहर निकाल सकूं। लेकिन जैसे ही मैंने वह बाल्टी अपने हाथों में ली तो मैंने देखा कि उस बाल्टी में से एक काली सी आकृति बाहर आने लगी थी। मैं इससे इतना ज्यादा डर गया था कि मैंने एक ही झटके से वह बाल्टी छोड़ दी और इसी के साथ ही वह पूरी बाल्टी वापस कुएं के अंदर जा गिरी। मैं इतना ज्यादा डरा हुआ था कि मुझे जो नींद आ रही थी वह एक ही झटके में उड़ गई थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने जो अभी अभी देखा था क्या वह सच था। मैं घबराते हुए उस कुएं के पास आया और उसके अंदर झांकने की कोशिश करने लगा। पहले तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। यह देखकर मैंने राहत की सांस ली, लेकिन फिर अगले ही पल उस काली आकृति ने एकदम से आकर मेरी गर्दन पकड़ ली। मेरे गले से तेज चीख निकली और इसी के साथ ही घर के अंदर मौजूद सारे लोग वहीं पर आ गए। मुझे इस तरह से घबराया हुआ कुएं के पास खड़ा देखकर उस आदमी ने मुझसे पूछा, क्या बात है भाई, कोई बुरा सपना देखा क्या? इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? यह सुनकर मैंने अपनी गर्दन को हाथ लगाकर देखा तो मैंने पाया कि वहां पर कुछ भी नहीं था। मैं कभी हैरानी से कुएं के अंदर देखता तो कभी उन लोगों की ओर। मेरे साथ अभी जो हुआ उस वजह से मैं ढंग से बोल भी नहीं पा रहा था कि तभी वही आदमी दोबारा बोला, मैंने बोला था आपको कि आप थोड़ी देर सो जाओ, आप काफी ज्यादा थके हुए हो।
शायद इसी वजह से आपको अजीब तरह की चीजें दिख रही होगी, लेकिन डरो मत, सब सही है। अब तो मुझे भी यह लगने लगा था कि शायद मुझे नींद की वजह से यह सब हो रहा है, इसीलिए मैंने सोचा कि आज यहां से निकल ही जाना अच्छा है। हालांकि बारिश अभी भी हो रही थी, लेकिन मुझे वहां पर रुकना सही नहीं लगा। मैंने सोचा कि मैं जल्दी से घर पहुंचूं और घर जाकर बस सो जाऊं। मैं बारिश में भीगते हुए आज जल्दी घर आ गया। ये देखकर मेरी पत्नी ने थोड़ा गुस्सा तो किया कि जब बारिश हो रही थी तो कहीं रुक जाते, लेकिन उसे मैं क्या बोलता कि मुझे जिस तरह से वहां अजीब चीज दिख रही थी उस वजह से मैं वहां नहीं रुका, और शायद वह सब चीज भी मुझे नींद की वजह से ही दिखाई दे रही थी। मैंने नहा धोकर कपड़े बदले और सो गया। अगले दिन मैं दोबारा से उस गांव में गया। इस बार मैंने पूरी तरह से नींद ली थी। मेरा दिमाग एकदम फ्रेश था। हालांकि कल वाली बात अभी भी मेरे दिमाग में घूम रही थी, जिस वजह से मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। मेरा मन तो नहीं था इस गांव की जनगणना करने का, लेकिन क्या करता, यह मेरा काम था। मैं जल्दी जल्दी से एक घर पर गया और वहां पर दोबारा से जनगणना करने के लिए रजिस्टर खोला तो देखा कि वहां पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। ऐसा एक बार होगा, दो बार होगा, लेकिन बार बार थोड़ी होगा कि मैं गलत ही रजिस्टर ले आऊं। लेकिन फिर भी मैंने आखिरी बार यह करने का सोचा, और अब मैंने सोच लिया था कि अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं इस गांव की जनगणना नहीं करूंगा, फिर चाहे कुछ हो जाए। मैंने दोबारा से इस रजिस्टर पर अपना काम शुरू किया। ये घर जिस औरत का था वह बोली, आप तो कई दिनों से यहां पर घूम रहे हैं, आपका काम अभी तक पूरा नहीं हुआ क्या? यह सुनकर मैंने कहा, सरकारी काम में समय लगता है बहन जी, और मैं फिलहाल अकेला हूं। इस गांव की जनगणना करने के बाद मुझे और एक गांव की जनगणना करने जाना है, लेकिन इसमें भी समय तो लगेगा ही। आखिर रोटी कमाना आसान थोड़ी है। इस पर वह महिला बोली, आप बहुत खुशकिस्मत हो, क्योंकि आपको तो सिर्फ रोटी कमानी है, लेकिन हमें तो खाने के लिए भी काफी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हमारे यहाँ पर ज्यादा कोई आता भी तो नहीं है। अब इतने दिनों बाद आप ही आए हैं। यह सुनकर मुझे काफी ज्यादा अजीब लगा, इसीलिए मैंने उससे पूछा, क्या मतलब, आप कहना क्या चाहती हैं? लेकिन वह कुछ न बोली, बस वह मुझे बहुत अजीब तरह से घूरती रही। वह जिस तरह से मुझे घूर रही थी उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई शेर अपने शिकार को देखता है। मैंने जल्दी से वहां से काम खत्म किया और आगे की तरफ बढ़ गया, लेकिन इस दौरान मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था जैसे कि वह औरत मुझे पीछे से देख रही थी। मैं जल्दी जल्दी वहां से निकलकर किसी गली में गुम हो गया। वहां से निकलकर मैंने राहत की सांस ली और अब मैं किसी और घर के सामने था। सब कुछ लिखने के बाद उस घर की महिला बोली, भाई आप थक गए होंगे इतनी धूप में चक्कर काटते काटते, तो आप अंदर आकर थोड़ा पानी वगैरह पी लो। मुझे भी काफी थकान हो रही थी और गला भी सूख रहा था, इसलिए मैंने उनकी बात मान ली और मैं उनके घर के अंदर आ गया। घर के अंदर मैंने देखा कि आंगन में एक बुजुर्ग औरत एक बच्चे को गोद में खिला रही थी। एक बुजुर्ग आदमी और उस महिला की हमउम्र का आदमी वहीं आंगन में बैठकर खटिया बना रहे थे। मेरे अंदर आते ही उन लोगों ने मुझे बैठाया और वह महिला मेरे लिए पानी ले आई। मैं पानी पीने लगा और फिर वहां मौजूद लोग मुझसे बातें करने लगे। चाहे इस गांव के कई लोग काफी ज्यादा अजीब थे, लेकिन यह लोग काफी सही थे। यह लोग मुझसे काफी अच्छे से बात कर रहे थे। बातों ही बातों में मैंने उनसे कहा, आप लोग तो काफी अच्छे हो, लेकिन पता नहीं इस गांव के कई लोग इतने अजीब क्यों हैं। वह मुझे बहुत ही अजीब तरह से घूरते हैं और अजीब अजीब बातें भी करते हैं। यह सुनकर वह बुजुर्ग आदमी बोला, तुम इस गांव के नहीं हो, तभी वह ऐसा करते हैं। सरकारी आदमी तो इस गांव में बहुत कम ही आता है, जब कोई काम आता है तभी, वरना तो इस गांव के लोग जी रहे हैं या मर रहे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी आप भी अपना काम करके निकल जाओगे और फिर इस गांव के बारे में भूल जाओगे। गांव के कई लोगों को बाहरी लोगों से बहुत चिढ़ है, क्योंकि एक समय ऐसा था जब हम सबको मदद की बहुत ज्यादा जरूरत थी, लेकिन हमारी मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। शायद हमारा संदेश सरकार तक पहुंचा ही नहीं होगा, इसीलिए वह समय पर नहीं आ सके, लेकिन इसके कारण हम सबको काफी कुछ भुगतना पड़ा। इन सब में सरकार की कोई गलती नहीं थी।
ऐसा हम गांव के कई लोग मानते हैं, लेकिन कई लोगों को लगता है कि सरकार ने हमारे बारे में नहीं सोचा, इसी वजह से वह लोग आपसे चिढ़ते हैं। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, आप अपना काम करके जल्दी जल्दी निकल जाएगा, और हो सके तो एक दिन के अंदर अंदर ही सारा काम कर लेना, वरना आपको बहुत दिन लग जाएंगे। ये सुनकर मैंने हंसते हुए कहा, ये इतना बड़ा गांव है, इसे एक दिन में कैसे सरकारी कागजों पर उतार लूं? 2-4 दिन का तो समय लगता ही है, और आपसे ज्यादा जल्दी तो मुझे है। मैं यहां से जल्दी जल्दी काम खत्म करके निकल जाना चाहता हूं। मैं इससे पहले कई गांव में जनगणना के लिए गया था, लेकिन कहीं के भी लोग इस तरह के नहीं थे। यह सुनकर वह महिला धीमी आवाज में बोली, उन लोगों के साथ वह सब भी नहीं हुआ होगा जो हमारे साथ हुआ था। यह सुनकर मैंने हैरानी से पूछा, आप लोग बार बार किसी ऐसी स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं जिसके लिए आपने सरकार से मदद मांगी थी। ऐसा क्या हुआ था यहाँ पर है कि आपको सरकार से ही मदद मांगनी पड़ी? यह सुनकर वह सारे लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। फिर तभी वही बुजुर्ग आदमी बोला, कुछ चीजों के बारे में न जाने में ही भलाई है बेटा। एक काम करो तुम, या तो आज ही में यह पूरा काम खत्म करो, या फिर आज यहां से निकलकर कल आना और कोशिश करना कि एक दिन के अंदर ही सारा अपना काम कर लो। फिर भूल कर भी इस गांव में लौटकर मत आना। इन लोगों की गोल गोल बातें मेरी समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन इतना तो समझ आ गया था कि यह लोग दिल के बुरे नहीं थे। इन लोगों का बर्ताव मेरे साथ काफी अच्छा था। वहीं यहाँ के कुछ लोग तो आधे पागल लग रहे थे। खैर, मैंने वहां पानी पिया और फिर अपना रजिस्टर लेकर आगे बढ़ गया। आज मैंने काफी घरों में दोबारा से जनगणना कर ली थी, लेकिन अब मुझे ये डर था कि कहीं दोबारा से मेरा यह सारा काम गायब ना हो जाए। मुझे थोड़ा संदेह हो रहा था कि सच में मैं अपने काम किए हुए रजिस्टर घर पर भूल रहा हूं, या सच में ही यह सब गायब हो रहा है। यही जानने के लिए मैं शाम के समय घर की ओर निकल पड़ा। इसी दौरान जब मैं गांव से निकल रहा था तो वही बूढ़ा आदमी जिसके घर का आज मैंने पानी पिया था मिला और बोला, तुम्हारा सारा काम हो गया ना? तब मैंने कहा, नहीं काका जी, थोड़ा रह गया है, वो कल आकर कर लूंगा। ये सुनकर वह बोले, देखो बेटा, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम ये सारा काम एक बार में ही खत्म करो, वरना बहुत देर हो जाएगी, तुम यहीं पर फंस जाओगे। ये बोलते हुए उन काका जी का चेहरा काफी ऐसा लग रहा था जैसे मानो वह मुझे बहुत कुछ कहना चाहते हो। इसलिए मैंने उनसे कहा, क्या बात है काका जी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं, क्या आप कुछ बताना चाहते हैं? यह सुनकर वह काका जी आसपास देखने लगे। इसी दौरान जब मैंने भी आसपास देखा तो मैंने पाया कि गांव के कुछ लोग हमें ही देख रहे थे। यह देखकर वह काका बोले, नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वह असल में तुम्हें इसके अलावा और भी काम होंगे ना, इसलिए मैंने कहा कि जल्दी से निपटा लो। लेकिन चलो, कोई बात नहीं, तुम कल परसों में आराम से कर लेना, रात होने वाली है, अब तुम अपने घर जाओ। बोलकर वह वहां से चले गए। उनके जाने के बाद जब मैंने पलटकर उस शख्स की ओर देखा जो हमें देख रहा था, वह मुझे देखते हुए बहुत अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था। ये सारे लोग कुछ तो ऐसा था जो मुझसे छुपा रहे थे, लेकिन क्या वह मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैं इन्हीं सब के बारे में सोचते हुए वहां से आगे बढ़ने लगा, लेकिन ठीक इसी दौरान गांव से बाहर निकलकर मुझे वही पागल आदमी मिला। मुझे नारायणखेड़ा गांव से निकलता देखकर वह हैरानी से बोला, तुम दोबारा से इस गांव से आए हो? कहीं तुम इसी गांव के अंदर तो नहीं गए थे ना? देखो, ये गांव सही नहीं है, यहाँ पर अजीब से साए घूमते हैं, इसलिए जितना हो सके इस गांव से दूर रहना। एक तो मेरा पहले ही दिमाग खराब था, ऊपर से इस आदमी ने और दिमाग खराब कर दिया था। इसकी बातें मेरे दिमाग में घूमने लगी थी और अब तो मुझे इसकी बातों में सच्चाई नजर आने लगी थी। इसलिए मैं अगले दिन इस गांव में ना जाकर अपने ऑफिस गया और बोल दिया कि मैं नारायणखेड़ा की जनगणना नहीं करूंगा। ये सुनकर मेरे साथियों ने इसका कारण पूछा तो मैंने भी बिना किसी फिल्टर के उन्हें सब बता दिया। भले ही वह मेरा मजाक उड़ाते, लेकिन जो सच था वह तो सच था ही था। वहां पर वह सब मैं झेल रहा था तो मैं ही ये समझ सकता हूं कि मुझे कैसा लग रहा था। उन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया और मेरे एक साथी किशोर ने कहा,
अरे भाई, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इस पूरी दुनिया में कई अजीब लोग हैं, तो इसका मतलब यह थोड़ी कि हम इस दुनिया में भी नहीं रह सकते। देखो, अब तुम अपने गांव की ही बात देखो। तुम्हारे गांव में भी कुछ लोग ऐसे अजीब होंगे, कुछ सही भी होंगे। देखो, इसी से बैलेंस बना रहता है। हर जगह की चिंता मत करो और काम पूरा करो। यह सुनकर मैंने कहा, आपके लिए कहना आसान है, लेकिन मेरे लिए करना उतना ही मुश्किल। आप लोग समझ नहीं रहे हैं। मैं जब भी उस गांव से रजिस्टर में वहां की जनगणना करके आता हूं और अगले दिन जब वह रजिस्टर खोलता हूं तो देखता हूं कि वहां पर कुछ भी नहीं लिखा है। और ऐसा मेरे साथ एक बार नहीं बल्कि 3 बार हुआ है। और यही चलता रहा तो मैं तो उस गांव के ऐसे ही चक्कर काटते रह जाऊंगा। यह सुनकर किशोर बोला, अच्छा, मैं तेरी बात समझ गया। इसलिए एक काम करता हूं कि कल मैं भी तेरे साथ चलूंगा। हम दोनों मिलकर उस काम को 2-3 दिन में खत्म करके आगे के गांव पर लग जाएंगे। मैं इसके लिए मना नहीं कर सकता था, क्योंकि वरना मेरी नौकरी जा सकती थी। इसलिए मैं इसके लिए मान गया। और फिर अगले दिन मैं किशोर को लेकर उस गांव में गया। उस गांव को देखकर किशोर बोला, यहां पर सब कुछ तो सही लग रहा है। तूने तो पता नहीं क्या क्या कहा था, लेकिन चल छोड़, जल्दी जल्दी यहां का काम निपटाते हैं और फिर घर चलते हैं। देख, तू और मैं अगर साथ में रहेंगे तो ज्यादा समय लगेगा। इसलिए एक काम करते हैं, मैं इस तरफ से जाता हूं, तू उस तरफ से जा। मुझे यह बात भी सही लगी, क्योंकि इससे हम दोनों ज्यादा काम कर लेते। और इसलिए अब हम लोग अलग अलग होकर जनगणना करने लगे। मेरे रजिस्टर से कल की एंट्री दोबारा गायब थी। इसलिए मैं दोबारा से उन सभी घरों में गया जहां पर कल मैं गया था। मुझे दोबारा से वहां देखकर एक आदमी अजीब तरह से मुस्कुराते हुए बोला, क्या बात है, आप कल भी तो लिख कर ले गए थे, क्या हुआ, वह गायब हो गया क्या? यह सुनकर एक पल के लिए तो मैं हैरान रह गया कि आखिर इसे कैसे पता चला। लेकिन फिर मैंने अपने आप को सामान्य करते हुए कहा, वह रजिस्टर थोड़ा घर पर रह गया था और आज मैं नया रजिस्टर लेकर आया हूं, तो आप दोबारा से बता दीजिए। और इसी तरह से मैं दोबारा से उन सभी घरों में गया जहां पर कल गया था। मुझे इस तरह से दोबारा आया देखकर उन सभी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई थी। इसलिए मैंने सोच लिया था कि आज तो यहाँ का काम खत्म करके मैं निकल ही जाऊंगा। और फिर मैं लोगों के घरों में जनगणना करते हुए दोबारा से उन काका जी के घर के पास आ गया। मैं दोबारा उनके घर गया और उनसे इस बारे में पूछताछ करने लगा। इस दौरान उनके चेहरे पर बेबसी के भाव दिखाई दे रहे थे और उन्होंने मुझसे धीमे से कहा, बेटा, मैंने तुमसे कल कहा था ना कि एक ही दिन में अपना सारा काम खत्म करो। देखो अब क्या हो गया, तुम्हें दोबारा यहीं पर आना पड़ा। बार बार यह जो मेरे साथ हो रहा था, इस वजह से मैं परेशान हो चुका था और मैंने उनसे पूछ लिया, पता नहीं काका जी, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं जब भी नोट करके यहां से लेकर जाता हूं तो फिर अगले दिन वह सब गायब हो जाता है। यह सुनकर उन काका जी ने आसपास देखा। उनके पीछे उनकी पत्नी खड़ी थी, जो उस दिन बच्चे को खिला रही थी। वह उन्हें बहुत अजीब तरह से देख रही थी और उन्हीं की बगल में उनकी बहू खड़ी थी, जो कि बेबस लग रही थी। यह देखकर काका जी ने कहा, शायद तुम अपना असली वाला रजिस्टर घर पर भूल गए हो, लेकिन कोई बात नहीं, आज यहां नोट कर लो और घर जाकर उस पर लिख लेना। उन लोगों को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे यह मुझे कुछ बताना चाहते थे, लेकिन नजर रखे जाने के कारण बता नहीं पा रहे थे। तो ऐसे में मैं कितना भी पूछ लेता है, वह बताते नहीं। इसलिए मैंने भी ना पूछने का सोचा। मैंने उनसे कल की तरह सारे सवाल पूछे और फिर आगे बढ़ गया। इसी दौरान मैंने दोबारा से एक घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से किसी ने दरवाजा नहीं खोला। मुझे लगा कि शायद उन्होंने सुना ना हो, इसलिए मैंने दोबारा से दरवाजा खटखटाया, लेकिन इस बार वह दरवाजा चर्र की आवाज के साथ खुल गया। मैंने जब उस खुले दरवाजे से उस घर के अंदर नजर डाली तो मैंने देखा कि अंदर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मैं उस घर के अंदर आया और आवाज लगाई, घर में कोई है क्या? लेकिन मुझे अंदर से कोई भी आवाज नहीं आई।
अगर इस घर के लोग कहीं गए होते तो दरवाजा तो लगा कर जाते, लेकिन यहां तो ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे लगा कि हो सकता है कि सारे लोग घर के अंदर सो रहे हों, इसलिए मैं उस घर में और अंदर की तरफ बढ़ गया। इस दौरान मैं लगातार लोगों को आवाज लगाता रहा ताकि मेरी आवाज सुनकर वे लोग उठ जाएं, लेकिन मुझे वहां पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मैं उस घर में मौजूद लोगों को ढूंढते ढूंढते उस घर में वहां तक आ चुका था जहां पर कुआं था। मैंने आसपास काफी देखा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। तब मैंने सोचा कि चलो छोड़ो, इस घर को बाद में देख लेंगे, और यह सोचकर मैं वहां से जाने लगा। लेकिन ठीक इसी दौरान मैंने पाया कि मेरे पैर कोई पीछे से पकड़ रहा है। मैंने जब नीचे अपने पैरों की तरफ देखा तो पाया कि 2 काले हाथों ने मेरे पैर पकड़े हुए थे। अब इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, उन हाथों ने मेरे पैर को जोर से खींचा, जिससे मैं मुंह के बल वहीं पर गिर पड़ा। अब इससे पहले कि मैं संभलने की कोशिश करता, मेरी नजर ऊपर की तरफ पड़ी। एक रेंगने वाली काली आकृति मुझे खींचते हुए उस कुएं की तरफ ले जा रही थी। मेरा रजिस्टर मेरे हाथों से वहीं गिर पड़ा था और मैं डर की वजह से चीखने लगा, लेकिन मेरी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आया। इस दौरान मैंने ध्यान दिया कि मेरे हाथ में मेरा पेन था। अब यहाँ पर सवाल मेरी जान का था, इसलिए मैंने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और मैंने इस पेन का नुकीला हिस्सा उस आकृति की आंखों में घोंप दिया। उस आकृति ने मेरे पैर छोड़े और वह जमीन पर तड़पने लगा। दोस्तों, जब मैंने उस आकृति को पेन मारा था तो मुझे अंदर ही अंदर काफी बुरा लग रहा था, क्योंकि मैं किसी को जख्मी कर रहा था। लेकिन फिर जब वह तड़प रहा था तो मैंने देखा कि वो किसी सांप की तरह जमीन पर तड़प रहा था। यहां तक कि उसकी आंख में, जहां पर मैंने पेन मारा था, वहां से कुछ काला काला सा लिक्विड निकल रहा था। ये सब देखकर तो मेरा हलक सूख गया था। मुझे समझ आ चुका था कि यह कोई इंसान नहीं है। मैंने जल्दी से अपना रजिस्टर उठाया और उस घर से तेजी से निकल गया। मैं वहां से निकलकर भागता ही रहा और तब तक भागता रहा जब तक कि मेरी सांस न फूल गई। अब तक मैं उस गांव की चौपाल तक आ चुका था जहां आसपास काफी लोग बैठे हुए थे, और यह देखकर मैंने राहत की सांस ली। मुझे ऐसे भागकर वहां आता देखकर एक बूढ़े आदमी ने मुझसे पूछा, क्या बात है बेटा, तुम तो वही जनगणना अधिकारी हो ना, तुम यहां से ऐसे भागते हुए कहां से आ रहे हो? मैंने हांफते हुए किसी तरह से खुद को संभाला और उन्हें सारी बात बताई। तब गांव का ही एक आदमी बोला, अच्छा हुआ कि तुम सही समय पर आ गए। वह घर असल में शापित है। माना जाता है कि वहां पर कोई प्रेत रहता है, लेकिन चिंता मत करो, अब तुम सुरक्षित जगह पर हो। मैं भले ही अब लोगों के बीच में था, लेकिन वह सारी बातें सोच सोच कर मुझे अब भी डर लग रहा था। मैंने यहाँ पर लगभग हर घर में जो देख लिया था, उसकी वजह से मेरा किसी भी घर में जाने का मन नहीं कर रहा था। मैं वहां से घर आ जाना चाहता था, लेकिन क्या करता, आज किशोर भी तो मेरे साथ आया था। इस समय तो मोबाइल बिल्कुल कॉमन है, लेकिन उस समय मोबाइल इतना चलन में नहीं हुआ करते थे और मेरे और किशोर के पास मोबाइल नहीं था, जिस वजह से हम आपस में एक दूसरे को बात करके यह बता नहीं सकते थे। इसलिए मुझे मजबूरन वहां रुकना पड़ा। मैं अपना काम तो कर रहा था, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं सिर्फ ऐसे ही घरों की जनगणना करूंगा जहां पर आसपास काफी लोग हों, और यही सोचकर अब मैं गांव के ऐसे घरों में बातचीत करने लगा। कुछ ही समय में रात होने लगी, इसलिए अब मैं किशोर के आने का इंतजार करने लगा। मैंने काफी समय तक उसका इंतजार किया, लेकिन वह आया ही नहीं। थक हार कर मैंने गांव के लोगों से किशोर के बारे में पूछा, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि हाँ, वह उनके घर में जनगणना करके चला गया, जबकि कुछ ने कहा कि उन्होंने उसे देखा ही नहीं। मैंने सोच लिया था कि अगर किशोर आधे घंटे में भी नहीं आता तो मैं यहां से चला जाऊंगा और अपने ऑफिस के लोगों को इन सब के बारे में बता दूंगा। लेकिन लगभग 20 मिनट बाद ही किशोर मुझे सामने से आते हुए दिखाई दिया। उसे देखकर मैंने राहत की सांस ली और अब हम दोनों वहां से घर की ओर जाने लगे। इस दौरान मैंने नोटिस किया कि हमेशा बोलने वाला किशोर आज बिल्कुल शांत था। मैंने जब उससे इसका कारण पूछा तो उसने कहा, तूने बिल्कुल सही कहा था, यह गांव कुछ तो अजीब है। कल से हम साथ रहकर ही काम करेंगे। जितना जल्दी यहाँ का काम हो
उतना अच्छा है। हम लोग वहां से घर आ गए और फिर अगले दिन मैं दोबारा से किशोर के साथ नारायण खेड़ा गया। आज हम दोनों साथ में ही थे, जिस वजह से मुझे थोड़ा कम डर लग रहा था। लेकिन ना जाने क्यों किशोर कुछ बोल ही नहीं रहा था। मैंने कई बार उससे इसका कारण पूछा, लेकिन वह तो कुछ भी ढंग से बता ही नहीं रहा था। और इन्हीं सब के दौरान हम एक घर के अंदर आ गए। उन लोगों ने हमें घर के अंदर बैठने के लिए कहा, लेकिन मैंने मना कर दिया, क्योंकि इस गांव के लोग कैसे हों कह नहीं सकते। लेकिन तभी किशोर बोला, इतने समय से धूप में रहकर मेरी हालत खराब हो रही है, चलो थोड़ी देर बैठ ही जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही थी। हम लोग धूप में बहुत देर से घूम रहे थे, इस वजह से मैंने उसकी बात मान ली और किशोर के साथ घर के अंदर आ गया। उन लोगों ने हमें चाय पानी दिया और फिर हम चाय पीते हुए आगे की जानकारी इकट्ठा करने लगे। लेकिन ठीक इसी दौरान मुझे मेरा सर थोड़ा भारी लगने लगा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कुछ ही देर में बेहोश हो जाऊंगा। मैंने इस बारे में किशोर से कहा। तब किशोर अजीब तरह से मुस्कुराते हुए बोला, अगर तुम्हें तुम्हारी तबीयत खराब लग रही है तो तुम आज रात यही क्यों नहीं रह जाते। अब इससे पहले कि मैं कुछ बोलता हूं, मुझे महसूस हुआ जैसे कि कोई मेरे हाथों को पकड़ रहा हो। मैंने जब अपना सर पकड़ते हुए उस तरफ देखा तो पाया कि उस घर में मौजूद लोग मुझे पकड़कर पता नहीं घर के कौन से कमरे में ले जा रहे थे। मेरा सर इतना ज्यादा भारी हो रहा था कि मैं हल्के से अपने हाथ पैर छिटक तो रहा था, लेकिन इसके अलावा मैं कुछ खास कर नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा शरीर मेरे नियंत्रण में ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं उन सब का विरोध कर रहा था, उन लोगों से छूटने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान किशोर मेरे पास आया और मुझे एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया। वो थप्पड़ इतना जोरदार था कि मुझ में अब उतना विरोध भी करने की हिम्मत नहीं रह गई थी। उन लोगों ने मुझे खींचकर एक कमरे में लाकर पटक दिया। इसके बाद वह दरवाजा लगा दिया। उस कमरे में काफी ज्यादा अंधेरा था, जिस वजह से मुझे पता नहीं चल रहा था कि समय क्या हो रहा है। ऊपर से मेरी हालत जो थी उसमें मेरा दिमाग भी ढंग से काम नहीं कर रहा था। मैंने अपने आप को ठीक रखने की काफी कोशिश की, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। हर गुजरते समय के साथ मेरे शरीर में कमजोरी पहले से ज्यादा बढ़ने लगी थी। मेरा दिमाग अब सोचने समझने की शक्ति भी खोने लगा था और इसी के साथ ही मैं बेहोश हो गया। पता नहीं मुझे कितने समय के बाद होश आया था, क्योंकि उस जगह पर काफी ज्यादा अंधेरा था। लेकिन होश में आने के बाद भी मेरा सर काफी दर्द कर रहा था। लेकिन अब इतना था कि मेरे शरीर पर नियंत्रण था। यहाँ सभी लोग काफी ज्यादा अजीब थे और मुझे यह लगने लगा कि होना है ये लोग काला जादू वगैरह करते हैं। इसलिए मैंने वहां से निकलने में ही अपनी भलाई समझी। मैं वहां से निकलने के लिए कोई खिड़की या दरवाजा ढूंढने लगा, लेकिन यहां पर तो सिर्फ एक वही दरवाजा था जिससे मैं अंदर लाया गया था, और वो भी बाहर से बंद था। मेरी हिम्मत अब जवाब देने लगी थी और मुझे लगने लगा कि शायद अब मैं न बच पाऊं। मुझे चिंता होने लगी थी कि मेरे बाद न जाने मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा। अगले महीने मेरे बेटे का जन्मदिन आने वाला था और मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसे उसके जन्मदिन पर साइकिल ला दूंगा। लेकिन अब तो लगता है कि मैं अपना वादा शायद कभी पूरा ना कर पाऊं। जब मैं उम्मीद हार गया था, तब इसी दौरान उस कमरे का दरवाजा खुला और मेरे सामने वही बूढ़े काका थे। वो मेरे पास आए और मुझसे कहा, बेटा तुम ठीक हो ना? मैंने कहा, मैं तो ठीक हूं, लेकिन इन लोगों ने इस तरह से मुझे किडनैप करके क्यों रखा है? क्या चाहते हैं ये लोग? मैं भी इन लोगों की तरह ही सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से हूं। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मेरा परिवार मेरे लिए पैसा दे पाए। और मेरे दोस्त किशोर के साथ इन्होंने क्या किया? तब वे काका बोले, तुम्हें मैं सब बताऊंगा, लेकिन फिलहाल तुम जल्दी जल्दी यहां से निकलो। अगर वह लोग आ गए तो वह लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं और मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। मैं उठते हुए बोला, और मेरे साथी किशोर का क्या होगा? वह तो उन लोगों के साथ मिल गया है। यह सुनकर वे काका बोले, तुम्हारा साथी उन लोगों के साथ मिला नहीं है, बल्कि यहीं गांव के किसी घर में बेहोश पड़ा होगा। उसे तुम बाद में देखना, लेकिन पहले तुम यहां से निकलो। तब मैंने कहा,
आप समझ नहीं रहे हैं, वह एक सरकारी कर्मचारी है और अगर वह गायब हुआ तो सबका शक मेरे ऊपर जाएगा, क्योंकि वो मेरे साथ यहाँ पर आया था। मैंने अगर बोल भी दिया कि इन गांव वालों ने उसके साथ कुछ किया है तो वह लोग मेरी बात नहीं मानेंगे, मुझे जेल हो जाएगी और ऐसी जिंदगी से तो मौत ही बेहतर है। मुझे उसे अपने साथ लेकर ही जाना होगा। आप प्लीज इसमें मेरी मदद कर दीजिए। इस पर वह काका बोले, तुम खतरे को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन चलो ठीक है, मैं इसमें तुम्हारी मदद करता हूं। और इसके बाद मैं और वह काका उस घर से बाहर आ गए। वहां फिलहाल आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था, जिस वजह से हम दोनों पतली पतली गलियों में चलते हुए वहां से आगे की तरफ बढ़ गए। ये सब करते हुए मुझे काफी डर लग रहा था, लेकिन जान हलक में अटकी हुई थी और ऐसे समय में इंसान अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, और यही मैं भी कर रहा था। कुछ आगे चलकर एक घर के पास आकर वो काका रुक गए और धीमी आवाज में बोले, लगता है तुम्हारा दोस्त इसी घर के अंदर कैद है। ये सुनकर मेरी आंखों में चमक आ गई और मैंने कहा, तो देर किस बात की, चलिए चलकर उसे निकाल लेते हैं। तब काका ने मुझे पीछे किया और कहा, यह इतना आसान नहीं है। अभी तक इस घर के अंदर गांव के कुछ लोग मौजूद हैं और तुम्हें देखकर वो लोग तुम्हें दोबारा पकड़ लेंगे। एक काम करते हैं, मैं तुम्हें इस गांव की सीमा से बाहर छोड़ता हूं। इस गांव से बाहर तुम सुरक्षित हो। यह गांव वाले इस गांव से बाहर नहीं जा सकते और फिर मैं तुम्हारे दोस्त को वहीं ले आऊंगा। तुम दोनों वहां से निकल जाना। मुझे यह बात ठीक तो लगी, लेकिन मुझे उनकी चिंता हो रही थी, क्योंकि अब तक गांव वालों को पता चल जाता कि मैं यहां से गायब हूं और मुझे गायब करने में इनका हाथ है, फिर पता नहीं वह उनके साथ क्या करते। इसलिए मैंने उनसे कहा, नहीं काका जी, मैं भी आपके साथ चलूंगा, वह लोग आपको छोड़ेंगे नहीं। इसी दौरान उनकी आंखें भयानक ढंग से चमकी, लेकिन चेहरे पर बिल्कुल पहले की तरह बेबसी थी। उन्हें ऐसे देखकर मैं 2 कदम पीछे हट गया। ठीक इसी दौरान वह सामान्य हुए और बोले, यही सच्चाई है। मुझे पता है मैं भरोसे के लायक नहीं हूं, लेकिन एक बार मेरे लिए ना सही, अपने लिए मेरे ऊपर भरोसा करो। मैं तुम्हारे दोस्त को बचाकर ले आऊंगा। उनके चेहरे पर मैंने एक सच्चाई देखी थी, इसलिए मैं मान गया। इसके बाद उन्होंने मुझे सबसे छिपते छिपाते हुए उस गांव से बाहर छोड़ा और कहा, तुम यहीं पर मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हारे दोस्त को लेकर आता हूं, लेकिन तुम गांव के अंदर मत आना। बोलकर वह वहां से गायब हो गए। अभी जो मैंने काका जी का रूप देखा था, उसकी वजह से मैं काफी ज्यादा हैरान रह गया था। वह क्या थे ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं इन सब के बारे में सोच रहा था कि तभी वही पागल वहां आया और बोला, तुम्हारा दोस्त तुम्हारे पास सही सलामत पहुंच जाएगा। चाचा जी काफी भले इंसान हैं, इसलिए मरने के बाद भी लोगों की भलाई चाहते हैं। यह सुनकर मुझे काफी ज्यादा हैरानी हुई और मैंने कहा, आखिर इस गांव के लोग कौन हैं और ये काका जी मर कैसे गए? क्या हुआ था यहां पर? तब वह बोला, ये बात आज से कुछ महीने पहले की है, जब यहां के सब लोग तुम्हारी मेरी तरह बिल्कुल सामान्य थे। ये गांव भी हर गांव की तरह बिल्कुल खुशहाल था। मैं भी इस गांव में रहा करता था। हम सारे आपस में मिलजुल कर बहुत अच्छे से रह रहे थे कि एक दिन सब कुछ बदल गया। इसके बाद उस आदमी ने बताना शुरू किया कि आखिर इस गांव में ऐसा क्या हुआ था। साथियों, उस गांव की घटना को मैं अपने शब्दों में बताता हूं। कुछ महीने पहले दिन के समय भी आसमान में आज काले बादल छाए हुए थे, जबकि अभी सर्दियों का समय था। यह देखकर गांव का ही एक आदमी बोला, पता नहीं आजकल मौसम को क्या हो गया है। अब यही देख लो, सर्दियों का समय है और कितने घने बादल छाए हुए हैं। मुझे तो डर है कि कहीं हमारी फसल खराब ना हो जाए। तब गांव का एक दूसरा आदमी बोला, क्या करें भाई, प्राकृतिक आपदा के आगे हम कर भी क्या सकते हैं। आज आसमान में काफी समय तक बादल छाए रहे, लेकिन वह बरसे नहीं। सब लोगों को यह बात काफी ज्यादा अजीब लग रही थी। सब लोग सोच रहे थे कि अब बारिश होगी, अब बारिश होगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन आज जो मौसम का हाल था, उस वजह से आज पालतू जानवर काफी अजीब तरह का व्यवहार कर रहे थे। कुत्ते बार बार आसमान की तरफ देखकर भौंकते, वहीं गाय भैंस भी आसमान की ओर देखकर रंभाती।
किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है, लेकिन तभी वही बूढ़े चाचा जिसने मेरी मदद की थी, वे बोले, पता नहीं क्यों कुछ सही नहीं लग रहा, हम सभी को यहां से निकल जाना चाहिए। यह सुनकर एक आदमी बोला, अरे हम ये जगह छोड़कर क्यों जाएं? यहां हमारा घर है। अरे चिंता की कोई बात नहीं है, मामूली बारिश है, जो होगा देखा जाएगा। यह सुनकर काका ने आसमान की ओर देखा, जहां पर बादल पहले से ज्यादा काले हो चुके थे। वहां पर इतना ज्यादा अंधेरा छा चुका था कि समझ ही नहीं आ रहा था कि दिन है या रात। इतना भयानक नजारा देखकर गांव के सभी लोगों ने अपने अपने बच्चों को घर के अंदर बुला लिया और सारे लोग अब अपने अपने घरों में कैद थे। ऐसे में काका अपने घर से बाहर निकले और सरपंच के घर का दरवाजा खटखटाते हुए कहा, पता नहीं क्यों मुझे यह सब सही नहीं लग रहा। मुझे लगता है कि हम सभी को किसी सुरक्षित जगह पर जाना चाहिए। लोग मेरी बातें सुन ही नहीं रहे हैं। आप गांव के सरपंच हैं, इसीलिए आपकी बात जरूर सुनेंगे। सरपंच ने जब आसमान की ओर देखा तो उन्हें भी किसी अनहोनी का अंदेशा लग चुका था, इसलिए उन्होंने अपने आदमियों को बोलकर सभी लोगों से कहा कि सभी लोग गांव के सरकारी स्कूल में आ जाएं। गांव का जो सरकारी स्कूल था वह थोड़ी ऊंचाई पर बना हुआ था और मजबूत भी था, जिस वजह से वहां तेज बारिश का इतना कोई असर नहीं होता। सरपंच की बात सुनकर सभी लोगों ने अपना सारा कीमती सामान अपने साथ लिया और अपने परिवार के साथ गांव के सरकारी स्कूल की ओर बढ़ गए। वहां पर अभी इतना ज्यादा अंधेरा हो चुका था कि ऐसा लग रहा था जैसे रात हो चुकी है, लेकिन असल में उस समय शाम के 4 ही बज रहे थे। सभी लोग जल्दी से गांव के सरकारी स्कूल की तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक उनमें से एक आदमी जोर से चिल्लाया, ये देखो, आसमान में से कोई सफेद सी रोशनी इसी तरफ आ रही है। पता नहीं वह सफेद सी चीज क्या थी, लेकिन वह जो भी थी धीरे धीरे करके बड़ी होती जा रही थी। यह सब देखकर सारे गांव वाले काफी ज्यादा घबरा गए। उन्होंने अपना सारा सामान छोड़ा और अपने अपने बच्चों को लेकर तेजी से गांव के सरकारी स्कूल की ओर बढ़ गए। उस स्कूल के पीछे की तरफ ही एक छोटा सा जंगल था, जो कि आगे चलकर खेतों में जाता था और उसके बाद वहां से मेन सड़क पर। सारे लोग एक एक करके उस स्कूल के अंदर बढ़ रहे थे कि तभी अचानक सबने देखा कि बहुत सारी सफेद रोशनी उनके गांव की जमीन पर अपने पैर जमा चुकी थी। और अब इससे पहले कि गांव वाले कुछ समझ पाते, उन सफेद रोशनियों में से कुछ सफेद रोशनी आकर गांव वालों को अपना निशाना बनाने लगी और इसी के साथ ही वह लोग वहां से गायब होने लगे। इन सब से गांव के अंदर भगदड़ मचने लगी थी और जो लोग सुरक्षित उस स्कूल तक आ चुके थे, उन लोगों ने जल्दी से स्कूल के सारे दरवाजे बंद करवा दिए। उस स्कूल के अंदर सारे लोग डरे सहमे से बिल्कुल शांति से बैठे हुए थे। इसी दौरान उन्हें बाहर से गांव के लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज भी आ रही थी। यह सब देखकर सरपंच जी बोले, पता नहीं हमारे गांव में यह किस तरह की मुसीबत आ चुकी है, हमें यहां से निकल जाना चाहिए। यह सुनकर काका बोले, वे लोग इस पूरे गांव में फैले हुए हैं, वह हमें इतनी आसानी से यहां से नहीं निकलने देंगे, हमें कुछ और ही सोचना पड़ेगा। यह सुनकर सरपंच बोला, देखो, इस स्कूल के पीछे की तरफ एक छोटा सा जंगल है जो कि खेतों से होकर सीधा मेन रोड तक जाता है। अगर हम वहां तक पहुंच जाएं तो यहां से भी निकल सकते हैं। यह सुनकर एक महिला बोली, यह इतना आसान नहीं होगा सरपंच जी, वह अजीब से लोग बाहर ही खड़े हैं, हमें बाहर देखते ही वह हमें भी गायब कर देंगे। ये सुनकर काका बोले, लेकिन हमें कोशिश तो करनी ही पड़ेगी ना, यहां रहकर मरने से अच्छा है कि कोशिश करके यहां से निकला जाए और अगर सब सही रहा तो हम लोग बच जाएंगे। कुछ लोगों को यह बात सही लगी, वह बाहर जाने के लिए मान गए, जबकि कुछ लोग वहां से बाहर नहीं जाना चाहते थे। उनका मानना था कि इस स्कूल के मजबूत घर में वह सुरक्षित है और फिर जो भी लोग बाहर जाना चाहते थे वह लोग पीछे वाले दरवाजे से जंगल की ओर निकल पड़े। उन सब में काका, सरपंच का परिवार, गांव के कुछ लोग और वही आदमी था जिसे मैंने पागल समझ लिया था। खैर, वे सारे तेजी से उस जंगल से होते हुए आगे की तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक उन्हें पीछे से कुछ लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज आई। यह सुनकर सरपंच जी बोले,
लगता है उन लोगों ने उस स्कूल को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है। हमें जल्दी करना होगा, वह लोग हमारे पीछे ही होंगे। ये सुनकर काका बोले, उस स्कूल में बच्चे और बूढ़े भी थे, उन लोगों ने उन्हें भी नहीं छोड़ा क्या? तब सरपंच जी बोले, इसमें हम क्या ही कर सकते हैं चाचा जी, पता नहीं ये लोग कौन हैं और क्या चाहते हैं। बस ये यहाँ अचानक से आ गए और हम लोगों को एक एक करके निशाना बनाना शुरू कर दिया। अब जो हो गया उस पर सोचने का फायदा नहीं है, लेकिन यहाँ से कैसे बचना है यह सोचते हैं। इसके बाद वे सारे तेजी से उस जंगल में आगे की तरफ बढ़ने लगे। कुछ आगे चलकर खेत आ गए। इस समय खेत में कुछ ठंडी सब्जियां लगी हुई थीं। इसी के साथ ही कुछ कुछ खेतों में गेहूं और चने की फसलें भी लगी हुई थी। ये फसलें इतनी बड़ी नहीं हुई थी कि इसके अंदर आसानी से छुपा जा सके, लेकिन यह सारे लोग झुकते हुए वह पूरा एरिया पार कर रहे थे। वे लोग ऐसे ही छिपते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक उन्हें पीछे से कुछ कदमों की आवाज आई। वह आवाज सुनकर काका धीमे से बोले, लगता है कि वह लोग यहां तक पहुंच गए हैं, हमें जल्दी से यहां से निकल जाना चाहिए। यह सुनकर उन सभी लोगों ने अपने पैरों की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन थे तो वे इंसान ही, आखिर ऐसी हालत में कितनी ही तेज चल लेते। और ठीक इसी दौरान सबसे पीछे चल रहे इंसान के चीखने की आवाज उन सबको आई। वह काका के बिल्कुल बाजू में चल रहा था। काका ने देखा कि वह एकदम से वहां से गायब हो गया। ये सब देखकर वह लोग काफी ज्यादा घबरा गए और अब सारे बिना किसी चीज की परवाह किए तेजी से भागने लगे। काका ने उन्हें काफी समझाने की कोशिश की कि छिपकर चलने की कोशिश करो, लेकिन मौत के डर ने उनके सोचने समझने की शक्ति खत्म कर दी थी और यही उन्होंने बेवकूफी कर दी थी। लेकिन इन सब के दौरान वही आदमी झुकते हुए फसलों में छुपकर वहां से निकल रहा था। यह देखकर काका उससे बोले, कम से कम तुम यहां से निकलने की कोशिश करो। अगर तुम समय रहते कहीं पहुंच गए तो तुम सरकार से मदद ला सकते हो। यहां से कुछ दूर एक पुलिस स्टेशन है, तुम वहां जाओ और मदद ले आओ। वैसे तो पुलिस भी इसमें कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह पता नहीं कैसे लोगों को इसका निशाना बना रहे थे कि वह सारे गायब हो रहे थे। लेकिन कोशिश करने में क्या हर्ज था। काका ने उसे वहां से निकलने में मदद की और आखिरकार वह मुख्य सड़क पर पहुंच ही गया। लेकिन इन सब के दौरान काका उनका शिकार बन गए और वे भी गायब हो गए। वह वहां से भागते हुए पुलिस स्टेशन में गया और उन्हें सारी बात बताई। उसकी सांस जिस तरह से फूली थी और कपड़े जितने गंदे थे, उससे उन पुलिस वालों को लग रहा था कि शायद यह कोई पागल है, इसलिए उन्होंने उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया। वह सारे अजीब से साए पूरे गांव में ढूंढ ढूंढ कर लोगों को अपना निशाना बनाते रहे। वहीं दूसरी तरफ जब पुलिस वाले उसकी मदद करने आगे नहीं आए तो उसने दूसरे गांव के लोगों से भी मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की, जिसका नतीजा यह हुआ कि सुबह तक वह पूरा गांव गायब हो चुका था। अगली सुबह जब घबराते हुए वह दोबारा गांव में गया तो वहां पर बिल्कुल मौत जैसी शांति छाई हुई थी। सारे घर वैसे के वैसे ही थे, लेकिन वहां पर अब कोई भी नहीं था। और इसी के साथ ही उस आदमी ने मुझे यह सब बताना बंद किया। मुझे यह सुनकर काफी ज्यादा हैरानी हो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह सफेद रोशनी क्या थी जिसने इन सभी गांव वालों को लील लिया। हम दोनों इस बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी मैंने देखा कि सामने से किशोर दौड़ता हुआ इसी तरफ आ रहा था। वह दौड़ता हुआ गांव की सीमा के पास आकर रुक गया। फिर तभी वह बोला, इससे पहले कि वह लोग आ जाएं, जल्दी से इसे अपनी तरफ खींच लो और यहां से निकल जाओ। और यह बोलते ही किशोर वहीं पर बेहोश हो गया और इसी के साथ ही उसी के बाजू में वही काका प्रकट हो गए। मैं हैरानी से यह सब देख रहा था कि तभी वह काका बोले, जल्दी करो, समय कम है। यह सुनकर मैंने उस आदमी के साथ किशोर को जैसे तैसे गांव की सीमा से बाहर निकाला और इसी के साथ ही काका गायब हो गए। मैंने किशोर को होश में लाने के लिए उसके मुंह पर पानी मारा और फिर कुछ ही देर में जब उसे होश आया तो उसने बताया कि जब वह किसी घर में जनगणना कर रहा था तब उन लोगों ने उसे पानी दिया था। वह पानी पीने के बाद पता नहीं क्या हुआ कि उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, लेकिन बेहोश होने से पहले भी उसने एक अजीब चीज देखी थी और वह यह
कि उस घर में जितने भी लोग थे उन सब की आंखें भयानक ढंग से चमक रही थीं। हम लोग वहां से वापस अपने घर आ गए और अगले दिन हमने अपने ऑफिस में बता दिया कि हम लोग उस गांव में गए थे, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं है। पूरा का पूरा गांव बिल्कुल वीरान है। यह सुनकर कुछ सरकारी अधिकारी जब वहां गए तो उन्होंने पाया कि वह पूरा का पूरा गांव सच में खाली था। असल में जब सिर्फ 1 या 2 लोग होते हैं तभी वह गांव वालों की आत्मा सबको दिखाई देती है, लेकिन जब ज्यादा लोग होते हैं तो वह किसी को नजर नहीं आते। सरकारी कागजों में से इस गांव को हटा दिया गया क्योंकि यहां पर कोई था ही नहीं। ये वीरान पड़ा गांव आज भी रात के अंधेरे में चीखकर अपने ऊपर बीती घटना को बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसे सुनने वाला कोई नहीं है। आज इस बात को काफी साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी मैं जब वह सब याद करता हूं तो दहल जाता हूं। तो साथियों, शुभांकर जी के साथ जो घटना घटी वह वाकई में बहुत ही खौफनाक थी और मैं आज भी सोचता हूं कि वह इस गांव से सही सलामत बचकर के वापस आ गए। अगर वह काका उस गांव में नहीं होते तो शायद शुभांकर जी अपनी जान बचाकर नहीं आ पाते और वह भी वहीं पर गायब हो जाते जैसे वह पूरा गांव गायब हुआ था, और शायद न ही हमें उस भयानक सच्चाई के बारे में पता चल पाता। भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद है कि शुभांकर जी सही सलामत लौटा आए और अपने दोस्त को भी सही सलामत ले आए। तो साथियों, जो लोग कहते हैं कि ऐसी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ा सबक है कि इस दुनिया में न जाने कितने ही रहस्य छुपे हुए हैं जो हमारी आंखों के सामने होते हुए भी वह भी हमारी आंखों के आगे ओझल रहते हैं। और वही चीज मैं आपको यहाँ पर हर रोज बताने की कोशिश करता हूँ। और आपको बता दूं कि जो मेंबर्स वाली स्टोरी है उसमें भैरवी साधना की स्टोरी अगर आपने नहीं सुनी है तो वह जरूर सुने, क्योंकि उसके बाद बहुत ही जल्द आपके लिए मेंबरशिप में एक बहुत ही भयानक तंत्र मंत्र की स्टोरी आने वाली है जिसमें आपको बहुत ही रहस्यों का पता चलने वाला है। तो मेंबरशिप को ज्वाइन कर लीजिए और स्टोरी का आनंद लीजिए। चलिए अब अपने कुछ साथियों का धन्यवाद करते हैं। MD दिलशाद, किरण मिश्रा, मंटू असम, अनीता खरवार गुजरात, हमजा सालेह गुजरात, संजय कुमार करनाल, इजहार अली दिल्ली, रिया पुहल चंडीगढ़, रेहान अंसारी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी हेल्प की है ममता सहाय ने। चलिए मिलते हैं अगली स्टोरी पर।